तो सीबीएसई ने अब बता दिया है कि 26 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशंस होंगे सेकंड टर्म के। और जब भी मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तो मुझे जो रिस्पॉन्स आता है कि सर पढ़ तो लेंगे, पढ़ना कैसे है। उनके सवाल अब तक ये हैं कि सर पढ़ना कैसे है, सर नोट्स कैसे बनाए, सर मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। आज इसी पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने नोट्स बनाने के लिए एक छोटा सा वीडियो डाला था, पर मैं आज आपको बना करके दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए, आप अगर देखें कि आज से लेकर के जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 26 अप्रैल तक 74 डेज हैं। आप 70 डेज लगा लीजिए, मोटे मोटे 70 डेज, 70 दिन आपके पास है। और 70 दिनों में सीबीएसई में आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है। जनरली एडिशनल सब्जेक्ट म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन होता है। इन 5 मेन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश हर जगह होती है और प्लस आपके पास जो बनते हैं 4 सब्जेक्ट आपको और लेने होते हैं। यहां पर जनरली ये देखा जाता है कि क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट तो है, लेकिन सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके टॉप 5 के मार्क्स जो है वो तो मार्क्स देते हैं, परसेंटेज नहीं देते, ना सीजीपीए देते हैं। कॉलेज आपके टॉप 4 काउंट करता है, सीबीएसई में 5 काउंट होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इसी एडिशनल सब्जेक्ट को भी काउंट कर लेते हैं, अपनी म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन को काउंट कर लेते हैं अपनी सीबीएसई की परसेंटेज में। लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इनका कुछ परसेंट डिडक्ट होता है। दूसरी बात ये कि हमें अपनी जो स्ट्रेटजी रखनी है जिसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट होंगे या 6 सब्जेक्ट भी होंगे, तो हमें ये देखना है कि क्या 70 डेज में हम वो सब्जेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम अपने सब्जेक्ट्स को देखें एक बार, तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हम देखें तो इंग्लिश है, 2 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इंग्लिश हिंदी। उसके बाद हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें हमारे पास क्या हो सकता है, उनमें हमारे पास पोल साइंस हो सकती है, उनमें हमारे पास हिस्ट्री हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है। ठीक है, मतलब हमारे पास इंग्लिश तो है और इंग्लिश के अलावा ये जो 4 बनेंगे, इन 4 में हमारे पास हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में से कोई 4 सब्जेक्ट्स होंगे, कोई 4 सब्जेक्ट होंगे। वो 4 मान लीजिए हो सकता है हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो और इकोनॉमिक्स हो। मान लीजिए हिंदी के साथ आपके पास सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हो, कोई भी हो सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे 6 सब्जेक्ट्स क्या हम 70 दिन में कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में जब हमारे पास पॉलिटिकल साइंस होती थी, और क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता था पहले, जब पूरे के पूरे 18 चैप्टर्स आते थे, तो हमारे टीचर हमें कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 20 दिन का है, अगर तुम 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस रोज पढ़ते हो तो तुम्हारा सिलेबस 20 दिन का है। अब पॉलिटिकल साइंस में आपके पास 6 जो है चैप्टर्स आने वाले हैं। 6 चैप्टर्स कितने हैं, अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो वेटेज कम हो गया है और टाइम भी आपके पास है 70 डेज, अभी तक भी नहीं पढ़ा है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा और अब से पढ़ना शुरू कर दिया तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बात यह है कि आप हड़बड़ाहट में हैं, जल्दी में है, जल्दबाजी में है कि मैं ये चीज जो है तुरंत मिल जाए मुझे, और एक आपको टेंशन है कि यार अब तक पढ़ा नहीं है और अब तो जीवन में जो है बर्बाद होना ही बचा है, अब बस पापा से कह के एक ट्रैक्टर ले लेंगे और जो है अपने खेत में जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है अगर आप इसको करें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात किसी भी सब्जेक्ट को समझने की होती है कि आप चीजों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। तो कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कनेक्टिविटी सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है वो कनेक्टिविटी का स्कोप तो छोड़ती है,
लेकिन आप इतने ज्यादा जो है ढीठ हो गए हैं कि आपको बस पका पकाया चीज चाहिए, आपको चाहिए आपके सामने लाके परोस दी जाए और आप उसको खा लें। ऐसा नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी जगह देती है सोचने के लिए, क्वेश्चन मार्क छोड़ती है कि यार ये चीज क्यों हुई होगी। जब कोई भी चीज आती है आपके सामने तब आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई, ये चीज ऐसे क्यों। आपको उसका रीजन मिलेगा। आप उस रीजन को जब समझेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी, जैसे ही एक बार आपने कनेक्टिविटी को समझा आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट्स की बात आए उसी को हम इसमें देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर फर्स्ट चैप्टर था आपका। इस कोल्ड वॉर में एक बात कही गई, इस कोल्ड वॉर में एक बात थी कि भाई फर्स्ट लाइन अप्रैल 1961 के अंदर जो है यूएसएसआर के लीडर्स को टेंशन हुई। अब देखो जब कोल्ड वॉर आपके सामने आई, जैसे आपने इस टर्म को देखा होगा कोल्ड वॉर, तो आपके पास एक डायग्राम बन जाना चाहिए था। कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्यों हुई, व्हाट, व्हाई, कोल्ड वॉर के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे और कोल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके एंड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। क्या कोल्ड वॉर देखते ही आपके सामने ये नहीं बन जाना चाहिए था भाई ये कोल्ड वॉर क्या है, ये क्यों हुई, इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें जो कि आपकी बुक में थे भी, तो अब आप इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें। क्या इसका एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, आप देखेंगे आर्म्स रेस, आप देखेंगे स्पेस रेस, आप देखेंगे बर्लिन ब्लॉकेड, आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, आप देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आप देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपने आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेज, मैं हमेशा से बोलता था कि अगर चैप्टर को थोड़ा सा समझ के पढ़ा है आपने तो एक A4 साइज शीट आपके लिए इनफ है। भाई जैसे ही कोल्ड वॉर आपने देखा, आपने पहले लाइन पढ़ी कि यार कोल्ड वॉर में जो है 1961 में यूएसएसआर के लीडर्स को टेंशन दी कि जो है मार देंगे इनको। क्यों, ये कोल्ड वॉर तो 1945 से चल रहा था, तो 1961 16 इयर्स क्यों लग गए उनको, 16 साल क्यों लग गए भाई। डिस्टेंस तो 140 किलोमीटर ही था क्यूबा का। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि मुर्दे सोचा नहीं करते हैं, मुर्दे नहीं सोचते हैं। मुर्दों में और हम में एक फर्क है ना कि हम सोचते हैं, हम सोच सकते हैं, वो सोचते नहीं है। आप और बाकी सब काम तो कर रहे हैं जो मुर्दे नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे समान अपने आप को दिखा रहे हैं बिना सोच के कि सोचना है ही नहीं, दिमाग का तो प्रयोग ही नहीं करना है। ये 16 साल क्यों लगे भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। फिर आपको ये बात पूछनी चाहिए थी, मैंने लाइव में भी बच्चों से पूछा, सिर्फ एक बच्चे ने इसका आंसर दिया। आपने कभी इसको जानने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए मैं आपको इस कनेक्टिविटी से पहले एक चीज बताता हूं, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अगर आप में कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो आप रेस से बाहर हैं। 50% ऐसे बच्चे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं है, क्या किताब, उनको टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप में अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, आपने अगर जानने की इच्छा नहीं है, तो इस क्यूरियोसिटी की ना होने की वजह से आप कनेक्टिविटी को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते किसी चीज को। जैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आया कि यार ये क्या हुआ, 61, 16 साल क्यों लगे। अच्छा 61 में ऐसा क्या हो गया, मान लो आपके दिमाग में
ये आया कि 16 साल क्यों नहीं। एक ये बात भी तो हो सकती है कि ऐसा 61 में क्या हो गया कि 61 में इन लोगों को टेंशन हुई और 62 में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए। क्या था इसके पीछे का कारण? जैसे ही आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते ना, हल्की सी, आपको 15 मिनट लगते, इसमें सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता। 1959 से पहले, बिफोर 1959, जो क्यूबा था, क्यूबा के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना होकर के एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, और वहां उस गवर्नमेंट को लीड करते थे बटिस्टा। बटिस्टा। अब जैसे ही बटिस्टा का नाम सुन के आपके दिमाग में WWE की पिक्चर बनी है, वैसे ही अगर आपके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की पिक्चर बनेगी, तब आपका दिमाग उस दिन, तब आप मानिएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छे नंबरों की ओर बढ़ रहे हैं। बटिस्टा गवर्नमेंट 1959 में एक आदमी आता है जिसका नाम है फिदेल कास्त्रो, और फिदेल कास्त्रो आकर के मिलिट्री कूप करते हैं और बटिस्टा से आकर के वो कहते हैं बिल्कुल मुन्ना भैया स्टाइल में कि क्यूबा का कंट्रोल लेने आए हैं और लेकर के जाएंगे। और बटिस्टा साहब सब कुछ सौंप देते हैं इनको कि चलाइए मालिक। और अब फिडेल कास्ट्रो क्या कहते हैं? नाउ फिडेल कास्ट्रो केम इन पावर एंड ही सेड व्हाट? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन, सब चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सो यहां पे आपको पता चला कि सोशलिज्म कम्युनिज्म की एक फीचर है नेशनलाइजेशन। और आप देखेंगे कि जब कांग्रेस ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स अपनाए तो इंदिरा गांधी ने भी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, कनेक्टिविटी। यहां आपको फर्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, वहां आप जब कांग्रेस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दूसरी बुक में। अब फिदेल कास्त्रो नेशनलाइज करने लगे तो वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट इंडस्ट्री, उनका नेशनलाइजेशन हुआ। तो जो कैपिटलिस्ट जिन्होंने पैसा लगाया था वो कहां गए? वो गए कैनेडी के पास, और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के पास हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं ये सब लोग। और देखिए यहां पे आपको एक प्लान, आपको एक और बात समझ में आएगी। एक कैपिटलिस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट को कह रहा है कि सर ये कुछ कीजिए इसका, और फिर वो एक्शन ले रहे हैं। मींस एक सिस्टम, नोबिलिटी। नोबिलिटी, आप अर्लियर टाइम्स में देखें, देयर यूज्ड टू बी नोबल्स, पैसे वाले लोग, अमीर, जिनको हिंदी में बोला जाता है ना अमीर, वो अमीर के सेंस में नहीं, हिस्ट्री के सेंस में नोबल्स पावरफुल लोग होते थे जिनके पास पैसा होता था, ताकत होती थी, रूलर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता था उनका। तो दिस कैपिटलिस्ट वेंट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड सेड कि सर आप कुछ कीजिए। देन व्हाट हैपेंड? 1961 they tried to invade Cuba. What was that? Bay of Pigs invasion. Bay of Pigs invasion। और ये इतनी दुखद बात है कि आपकी बुक में ये दिया गया है, आपकी बुक की उस टाइमलाइन में दी गई है 1961, the Bay of Pigs invasion failed. Fidel Castro realized कि Americans are coming to kill me. Then what he did? He went to USSR and he met Nikita Khrushchev कि सर the Americans are planning to assassinate me, मुझे मारेंगे, क्यूबा को फिर से कैपिटलिस्ट बनाएंगे। Then what he did? He sent the USSR nuclear weapons there कि जाओ और अमेरिका के सामने जो है टेंट गाड़ दो और उसके आगे बम रख दो। This is called connectivity। आपने क्यूरियोसिटी आनी जरूरी है। जैसे ही आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया व्हाई, क्यों, ये चीज क्यों हो रही है, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं आपको, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। और एक बार जैसे ये चीज पढ़ देना आपको समझ में आ जाता कि पहले क्यूबा कैपिटलिस्ट था, फिर क्यूबा कम्युनिस्ट बना, कम्युनिस्ट बनते ही अमेरिका को दिक्कत हुई, अमेरिका ने कास्त्रो को मारने की ट्राई की, कास्त्रो गया यूएसएसआर के पास, यूएसएसआर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज मेरे यहां पे मदद कीजिए। नाउ सेकंड थिंग कि उन्होंने डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स क्यों भेजे, आपको ये बात नहीं पता, लेकिन इटली में, टर्की में यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। उस टाइम तक आईसीबीएम वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किए, वो यूएसएसआर के सामने, आप मैप में देखें तो रशिया के सामने आपके घर के आगे कोई बम रख के चला गया है, और अब आपको मौका मिल रहा है उसके घर के आगे बम रखने का।
तो निकिता क्रुश्चेव यूटिलाइज्ड दिस अपॉर्चुनिटी कि ले जाओ शिप्स में और वहां जाके रख दो। और अब अमेरिकन को एक बात क्लियर हो गई कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अमेरिकन ने क्या कहा? अमेरिकन ने बात की, इनके साथ कांटेक्ट किए कि सर प्लीज छोड़ दीजिए सब चीजें। देन व्हाट? उसके बाद क्या होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद कि क्रेमलिन और मॉस्को, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस, क्रेमलिन जो कि अमेरिकन रशियन प्रेसिडेंट का हाउस है ऑफिशियल, अब उनका रेसिडेंस है, पहले यूएसएसआर के लीडर का होता था, और व्हाइट हाउस के बीच में एक डायरेक्ट फोन लाइन जो है उस टाइम पे स्थापित की गई कि वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। एक ऐसी सिचुएशन थी, वॉर लाइक सिचुएशन, पीक पॉइंट। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द पीक पॉइंट। ऐसे आप देखें व्हाट वाज बर्लिन ब्लॉकेड। जब इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे ना किसी चीज को, जब आप में कनेक्टिविटी आएगी कि कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्यों है, तब आपको समझ में आएगा ये चीजें, अदरवाइज ये नहीं आएगा। क्यूरियोसिटी, सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी लानी है, जितना हो सके आपको क्यों में क्वेश्चन पूछना है कि ये चीज क्यों। क्यूरियोसिटी आएगी, क्यूरियोसिटी को पढ़ो, उसके बारे में जानो। अब आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है इसमें कि आपको पढ़ने के लिए आग लगा दो, दुनिया जला दो। ये सब फालतू बातें नहीं, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। और अगर इन सब बातों को सुनने के लिए तुम अपने कमरे में बैठ के अपने आईफोन पे तुम लोग देख रहे हो कि हाउ टू गेट मोटिवेशन, तुम्हारे माँ बाप से जाके पूछो किसने मोटिवेट किया था आपको हमारे लिए पैसा कमाने के लिए, किसने मोटिवेट किया था कि आप पैसे कमाएं, आप काम करें पूरे दिन, आप मेहनत करें और वह पैसा हमारी एजुकेशन में लगा दें, उसके बाद हमारे इंटरटेनमेंट में लगा दें, उसके बाद हम पढ़ाई के लिए और चीजें जो मांग रहे हैं उनमें लगा दें, और खुद पे कुछ ना करें। उनको किसने मोटिवेट किया था? आप या तो किसी और से, तो पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, और पढ़ाई के अलावा दोस्तों के साथ खेलने के लिए मोटिवेशन चाहिए कि भैया मैं जो है मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा हूं, मेरे दोस्त खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूं, मुझे मोटिवेट कीजिए ना। ये कोई बात होती है? पढ़ने से आता है, करने से होगा, आप करेंगे तभी तो होगा। और एक बात बोली जाती है, हमारे एक टीचर बोलते थे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखा जाता है। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, जब तुम इस तरीके पे काम करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर इसको बना लो। बहुत छोटी सी जगह यार, प्लीज जस्ट ट्राई टू इमेजिन। एक बार अपने दिमाग में आंख बंद करो और एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे पास एक A4 साइज शीट है, और उस शीट के सेंटर में तुमने लिखा हुआ है, यहां तुमने लिख दिया कोल्ड वॉर, ऊपर लिखा व्हाट, क्या था, साइड में आपने लिखा क्यों, उसके बाद नीचे लिखा इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब इन इवेंट्स में देखें तो आर्म्स रेस और स्पेस रेस वाली बात आ गई, ये भले ही कम इंपॉर्टेंट है, बर्लिन ब्लॉकेड आपकी बुक में नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। नैम, मेन इंपॉर्टेंट थिंग नैम, तो आप अब नैम के ऊपर बनाने लग जाओ। व्हाट वाज नैम, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। एक चीज आप इसकी देखें, यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव के साथ, लेकिन वो आपके यहां नहीं है। नैम खत्म। नाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आप क्या बना सकते थे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट, व्हाई, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसी में ही, एंड देन इसके आउटकम्स। सिर्फ इतना ही करना था। आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आश्चर्य की बात है, लेकिन ये आपको खेलने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप एक एक घंटे तक दोस्तों से बात करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं, आपको तब मोटिवेशन नहीं चाहिए। अरे कभी कभी अपने सीनियर से फोन किया, भैया मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, मैं बात नहीं कर पाया, क्यों? मोटिवेटेड नहीं था। आप मोटिवेट कर दीजिए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मोटिवेशन, अरे एक आदमी, मैं नाम लिखने वाला हूं, डॉक्टर BR अंबेडकर। सर टाइम मिले ना, आपको टाइम मिले, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए कभी, तो इनके बारे में पढ़ के देखिएगा। आप किताब मत पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ लो। आप
सुनो मत, पढ़ो। आप जाके जो है किसी भी विकिपीडिया पे पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर एक कास्ट से आते थे जिसका नाम था महार। महार एक कास्ट है जिसको अनटचेबल्स की कैटेगरी में एक तरीके से काउंट किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, इसलिए अंबेडकर का स्टेटस थोड़ा सा तो ठीक था। कुछ ऐसे भी तो जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे, लेकिन इनका स्टेटस बहुत सही था, उनके मुकाबले बहुत सही था। बट स्टिल कास्टिस्ट ब्लॉट जो इनके ऊपर था, ब्लॉट, इंडियन सोसाइटी इसको धब्बे की तरह ट्रीट करती है। इस महापुरुष को इसकी जाति की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। स्कूल गए, पढ़ने गए, पढ़ना है मुझे पढ़ना है। डॉक्टर अंबेडकर वेंट टू द स्कूल एंड डॉक्टर अंबेडकर वाज आस्क्ड कि आप क्लास के बाहर बैठेंगे। हिज टीचर सेड कि क्लास के बाहर बैठेंगे आप सोच के देखिए, सब लोग क्लास में बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं और आप बाहर बैठे हैं नीचे जमीन पे, और आपका टीचर पढ़ा रहा है। आप इसको इंसल्ट लेके चले जाएंगे, वहां से गुस्सा आ जाएगा, मार देंगे टीचर के। लेकिन अंबेडकर कुछ नहीं, अंबेडकर ने वहां स्ट्रगल किया। He chose the way of struggle। वो अपने पिताजी के पास नहीं गए रोते रोते कि मेरे को क्लास में नहीं बैठा रहे हैं, कुछ कीजिए इनका। नहीं, इसे कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाएंगे। बाहर बैठे, वहां बैठ के पढ़े। और लोगों के लिए पीने के लिए अलग व्यवस्था थी, पानी पीने के लिए। एंड डॉक्टर अंबेडकर को जो वहां का चपड़ासी होता था, उस मटके में से पानी डालता और इन्हें इस तरह से पानी पिलाया जाता। ही वाज नॉट अलाउड टू टच दोज पोट्स, अलाउड नहीं थे। और जिस दिन चपड़ासी छुट्टी पे होगा, तो उन्होंने लिखा है कि चपड़ासी छुट्टी पे रहता था उस दिन बिना पानी पिए। आप 6 घंटे 8 घंटे बिना पानी पिए रहिए ना गर्मी के दिनों में, जरा एक दिन रह के दिखाइए। अंबेडकर को किसने मोटिवेट किया था, या जिससे आप मोटिवेशन ले रहे हैं, तो सही इंसान से मोटिवेशन लीजिए ना। आपको क्या लगता है, क्या मैं मोटिवेट कर सकता हूं? क्या आपको और कोई मोटिवेट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप देखिए तो सही इस आदमी के स्ट्रगल को। आप अंबेडकर को यह मत लीजिए कि आप दलित हैं तो आप उनको भगवान समझ लें कि अंबेडकर ने हमारे उत्थान के लिए काम किया। अंबेडकर ने हर आदमी के उत्थान के लिए काम किया। अगर कोई उनको ध्यान से पढ़े, उनको समझे। अगर आप अपर कास्ट से हैं, आपकी हीन भावना नहीं होनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कि इन्होंने रिजर्वेशन का वो। अंबेडकर के स्ट्रगल को देखिए आप। अंबेडकर ने हर वंचित वर्ग के लिए स्ट्रगल किया, और क्लास के बाहर बैठना पड़ा, पानी वाली दिक्कत। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट लोअर कास्ट पर्सन टू रीच एल्फिंस्टन कॉलेज। एल्फिंस्टन कॉलेज, 4 पीएचडी, 4 डॉक्टरेट। आप इस आदमी से समझिए, इस आदमी से सीखिए। ही वॉज गिवन द इन्हें एक पीसीएस ऑफिसर बनाया गया, एक बार पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, रिजाइंड, आई डोंट वांट टू डू दिस। लोगों के साथ जुड़े अंबेडकर। 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही। वायसरॉय इरविन थे उस समय तक, गांधी जी भी थे। गांधी जी सेड कि कांग्रेस रिप्रेजेंट्स होल इंडिया एंड आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। तो मैं पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। अंबेडकर स्टूड अप एंड सेड कांग्रेस हैज नथिंग टू डू विद दलित्स। सो एंड इस दलित वर्ड का मीनिंग आप देखिएगा। दलित, आप जिसे दलित समझ रहे हैं वो दलित नहीं है। तो बाद में जो है जजमेंट्स ऐसी हुई कि हाँ, बैकवर्ड क्लासेस कैन बी दे कैन दिस टर्म बैकवर्ड क्लासेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बैकवर्ड कास्ट। तो बैकवर्ड कास्ट को बैकवर्ड क्लासेस मान लिया गया। बट हु इज दलित? हु इज ऑप्रेस्ड, जिसका शोषण किया गया। उन दलितों की बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, जिनको कोई नहीं पूछता था, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। मर गया कोई बात नहीं, उठा ले जाओ। जिनके लोगों को शादी के समय घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता था। एंड अंबेडकर स्टूड अप एंड सेड नो, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है दलितों के साथ। एंड ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। ही सेड कि आप के लिए देश पहले है कि आपके दलित पहले हैं। ही सेड दलित्स, मेरे लोग मेरे लिए पहले हैं, क्योंकि उनका शोषण किया है आपने।
आप इस बात को समझिए कि एक लोअर क्लास का बंदा जिसको आप बहुत हीन भावना से देखते हैं कि ये पढ़ेगा बड़ा पढ़ने चला, क्या अंबेडकर को ताने नहीं मारे गए होंगे? एंड व्हेन अंबेडकर आफ्टर हिज सो मच स्ट्रगल ही वेंट टू एल्फिंस्टन कॉलेज, ही वेंट टू यूके फॉर स्टडीज। तो अंबेडकर के पास 4 डॉक्टरेट होने के बाद, 4 पीएचडी होने के बाद, क्या अंबेडकर सेटल नहीं हो सकते थे? अच्छे से बहुत आराम से सेटल हो जाते हैं। आज उनकी फैमिली इंग्लैंड में बहुत अच्छे रईसों की फैमिली में काउंट होती, बट नो, ही चोज द पाथ ऑफ स्ट्रगल। तो आप मोटिवेट, अगर आप बहुत लो फील करते हैं, ठीक है, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी ऑफ रैंडम सर्चेस, गो फॉर दिस गाय डॉक्टर अंबेडकर। मैं आपको एक और आदमी का एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर तो आप पढ़े ही पढ़े डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसे लोगों से आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर पे जरूर थोड़ा सा आप पढ़ें, और ये बात याद रखें कि कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना। मोटिवेशन वगैरह ये सब जो है कहने सुनने की बातें हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करके रखें। आप अपने आप को जब मोटिवेट करेंगे, एक और आदमी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्लास 10th में पढ़ा था। सर हमारी हिस्ट्री की बुक्स के ना बहुत बड़ी कमी है। नेपोलियन बोनापार्ट में थोड़ा सा लिख दिया, नेपोलियन ने ये किया वो किया। नेपोलियन का स्ट्रगल देखिए। नेपोलियन पैदाइशी राजा नहीं है, ही वॉज अ सिपोय इन फ्रेंच आर्मी। सिपोय टू कमांडर इन चीफ, एंड देन द एम्परर ऑफ फ्रांस। आप देखिए सर, सिपाही सोच सोच में फर्क देखिए सर। सिपाही कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी। आप इंडिया में अगर देखें, इंडिया में आप देखें 17 में अगर आपका एनडीए होता है तो 58 या 59 साल की उम्र आते आते आप, यानी कि 40 से 41 साल की सर्विस के बाद आप कमांडर इन चीफ बनते हैं। दैट टू ऑफ इंडियन आर्मी, सिर्फ आर्मी तक आप सीमित होंगे। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ होल फ्रेंच नेवी एंड दैट। एयरफोर्स तो नहीं था उनके टाइम में, बट शिप्स वहां पे थे। तो ही बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी। तो 17 से जो एडमिट हुआ है, यानी कि जो एनडीए के थ्रू गया है, वो बंदा 40 साल के बाद बनेगा आपका जनरल, यानी कि इंडियन आर्मी का चीफ बनेगा। इतने ही साल में नेवी में है तो एडमिरल बनेगा, और अगर एयरफोर्स में है तो एयर चीफ मार्शल बनेगा। लेकिन इस आदमी ने सब कुछ बदल दिया। आप इसके बारे में पढ़ें, किसने मोटिवेट किया नेपोलियन बोनापार्ट को? कैन यू मोटिवेट अ सिपाही? आप किसी सिपाही से मिलिए, एंड इफ यू से तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे देश का, ही विल लाफ, हंसेगा वो कि तुम पागल हो गए हो। फिर उसको कहिए अच्छा चलो तुम्हें जनरल बना दे, वो फिर हंसेगा कि भैया भांग भांग पी के आया होगा, मालवाल फूका है। आप ये देखिए कि बोनापार्ट को किसने मोटिवेट किया? बोनापार्ट की इंटीरियर एम्बिशंस ने। तो एम्बिशंस आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। एम्बिशन अच्छी, मजदूर बनना है। अब मजदूर बनना है तो कुछ नहीं, मत पढ़ो, जाओ काम सीखो, मजदूर बन जाओ। खेती करनी है तो जाओ खेत में काम करो, सीखो, खेती करने लग जाओ, कोई बात नहीं है। एथलीट बनना है तो जाओ, एथलीट के लिए जो आप जिस स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हो, जिस खेल में जाना चाहते हो, के लिए जाके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, टेक्निक सीखो, अपने कोच की बातों को सुनो, उसमें चले जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं कि पढ़ना है, तो अगर पढ़ना है, अगर आपको स्टडी करनी है, तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं है, और ये हर जगह है, हर जगह जिज्ञासा, आप हर जगह इसको पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश में भी आप देखेंगे कि उस लेखक ने सर क्यों लिखा है ऐसा, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि उसे इतनी दयनीय स्थिति को दिखाना पड़ा, क्या हालात थे उनके बारे में। आप किसी लेखक के बारे में पढ़ते हैं,
किसी राइटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड पढ़े। हर सिचुएशन में बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अरे तुम बैकग्राउंड जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही बैकग्राउंड समझ में आया तुम्हें उस आदमी की महानता, उस आदमी की कमियां, उस आदमी की अच्छी बातें, उस आदमी की बुरी बातें, सब कुछ समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड अगर आपको पता हो तो। बैकग्राउंड सर। दूसरी बात क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी से आपके पास डेवलप होगी कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी से आपको मिलेगी नॉलेज। नॉलेज, और नॉलेज से आपके अंदर आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन का ये तरीका है, ये रास्ता है मोटिवेशन का। और मोटिवेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तुम कभी मोटिवेटेड नहीं हो सकते। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम एक काम करो, हाउ टू राइट गुड आंसर्स, कैसे लिखे फाड़ तोड़ आंसर, आग लग जाए, टीचर देख के बेहोश हो जाए, टीचर कहे कि ये पेपर नहीं है तो साक्षात देवताओं ने लिखा है। तुम ऐसी वीडियो देख के जाओ, पढ़ना मत कुछ, तुम ऐसी वीडियो देख के जाओ और अगले दिन पेपर दे के आओ। तुम पेपर देखते ही सारा मोटिवेशन भूल जाओ, और उसकी जगह जो टेस्ट में आने वाला है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ के जाओ, उस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लेकर के जाओ। तो तुम टेस्ट में बैठोगे, पेपर देखोगे, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। दैट कॉन्फिडेंस इज योर मोटिवेशन। वो कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेशन है। किस चीज का मोटिवेशन? उस समय, उस समय वो है अच्छा आंसर लिखने का मोटिवेशन, कि मुझे सब आता है। अब आपका दिमाग करेगा कि राजू देखो तुम्हें सब आता है, अब तुम्हें प्रेजेंट करना है अच्छे से, तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान जाएगा। और तुम्हें आता ही नहीं है, वीडियो देखे थे, अब हंस रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में कौन बताएगा तुम्हें? क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी, नॉलेज, मोटिवेशन, और इस नॉलेज से एक और चीज पैदा होगी, पेशेंस। और बिना पेशेंस मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। पेशेंस जब आप में डेवलप होगा ना, धैर्य जब डेवलप होगा, अरे मोटिवेशन क्या है यार। आप जिस चीज पे काम कर रहे हो उस पे पूरी तल्लीनता के साथ आप काम कीजिए, पूरे आप उसमें जो है डूब करके काम कीजिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। आप अब देखिए, जैसे आपने पूरा का पूरा कोल्ड वॉर पढ़ा, उसके बाद अगर आपको कोई कह दे कि भाई पढ़ के बताओ, ये चीज हमें एक्सप्लेन करो, आप उसके बाद आराम से कर सकते, कोई टेंशन ही नहीं है कभी भी। लेकिन आपने रटा है, आप क्या करते हैं? आप करते हैं अंडरलाइन, आप करते हैं मार्कर से हाईलाइट, और आप समझते हैं नहीं। यहां तो जान ही नहीं देते ना, पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर ले, अंडरलाइन कर लिया, कर लिया, कर लिया, फिर पलट दिया, फिर अगले दिन क्या किया? उस अंडरलाइन किए हुए पार्ट को पढ़ लिया, रट लिया। लेकिन आपको देखा जाए तो एक ही तो चीज थी, क्या है, क्यों है, इस दौरान क्या हुआ, और इसके बाद क्या। क्या, क्यों, और क्यों में अपने आप आ जाएगा बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड अपने आप आ जाएगा उसमें। अब मान लीजिए, अब नेपोलियन बोनापार्ट, अब आप देखिए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में देखिए, ऑल द राजपूत्स वर रेडी टू हैव एन अलायंस विद मुगल्स, एंड महाराणा प्रताप सेड कि नहीं, नहीं झुकूंगा, बिल्कुल नहीं झुकूंगा, मुगलों के सामने लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। प्रताप को किसने मोटिवेट किया था? प्रताप को किसने मोटिवेट किया था बताइए? शिवाजी महाराज। इनको किसने मोटिवेट किया था कि नहीं, नहीं झुकेंगे, मराठा स्वराज बनाएंगे? क्यों? इंटीरियर एम्बिशंस, एम्बिशंस, और उन एम्बिशंस की वजह से इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि ना झुकेंगे नहीं। तो इनको किसने मोटिवेट किया था, मुझे ये तो बताओ। महाराणा प्रताप को, शिवाजी, महाराज शिवाजी को, चाणक्य। हु मोटिवेटेड हिम? हु मोटिवेटेड हिम? हिज एम्बिशंस। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, हिज एम्बिशंस। द्रोणाचार्य मेड अर्जुन
द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ दैट टाइम, उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर। आपने द्रोणाचार्य के बारे में सुना होगा। नाउ व्हाट हैपेंड कि द्रोणाचार्य के पिता का नाम था महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज के शिष्य थे, पुत्र भी थे, लेकिन क्योंकि उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे तो द्रोण उनके शिष्य भी थे। और उस समय एक जनपद होता था जिसका नाम था पांचाल, और पांचाल के एक प्रिंस थे जिनका नाम था द्रुपद, और द्रुपद द्रोण के दोस्त बने। द्रुपद इनसे बहुत बार पढ़ने के लिए आ जाते थे कि यार ना भैया मुझको समझा दो ऐसे, और द्रुपद ने इनसे दोस्ती की। द्रुपद सेड की द्रोण जो मेरे पास है ना सब आधा आधा बांट लेंगे, तुम जो है मेरे परम मित्र हो, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। द्रोण ने बिलीव किया। अब द्रोण जब अपने बेटे अश्वत्थामा उनके बेटे थे तो उनके पास किसी चीज की कमी थी, और उस वजह से वो दो गाय, केवल दो गाय, देखिएगा, केवल दो गाय मांगने के लिए वो कहां गए? द्रुपद के पास कि मित्र मैं द्रोण। पहचानने से मना कर दिया, कौन द्रोण? मैं नहीं जानता। और द्रोण की शिक्षा का भी अपमान किया। तुमने मुझे क्या पढ़ा दिया द्रोण? मेरी बुद्धि थी, मैं समझ पाया, मेरी महानता है। तो द्रोण ने प्रतिज्ञा की कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ही वॉज एबल, ही कुड डिफीट हिम, बट नहीं, वो क्या किए? वो वापिस आए। उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की, और उनकी तपस्या वो तपस्या नहीं है कि पहाड़ों में चले गए और वहां पर समाधि ले ली। केवल वो तपस्या नहीं होती, इनकी तपस्या थी इनकी शिक्षा इस बार। और इन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया? अर्जुन। एंड लेटर ऑन अर्जुन डिफीटेड द्रुपद एंड हिज आर्मी। डिफीट किया इनको, और द्रुपद का आधा राज्य ले लिया। द्रुपद आधा आधा था ना, आधा ले लिया, आधा तुमको वापस। दिस एम्बिशन कि मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, दिस एम्बिशन मोटिवेटेड द्रोणाचार्य। एंड व्हेन अर्जुन को यह बात नहीं पता थी, बट व्हाट वाज फॉर अर्जुन, व्हाट वाज द एम्बिशन, व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर अर्जुन व्हेन द्रोणाचार्य सेड टू अर्जुन कि अर्जुन मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, तो द्रोणाचार्य की इस बात ने क्या किया? मोटिवेशन और फिर एक एम्बिशन जोड़ दिया कि सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है और अपने गुरु को सम्मान देना है, अपने गुरु के शब्द को, इस लाइन को जो है सच सिद्ध करना है। ये इसका एम्बिशन बन गया, इसकी गोल बन गया। और जैसे ये गोल बना तो वो हमेशा इसकी तरफ मोटिवेटेड रहे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्बिशन। आपका एम्बिशन बड़ा होना चाहिए, आपका गोल बड़ा होना चाहिए, मोटिवेशन अपने आप आएगा। मत देखो इधर उधर, मैं फिर बता रहा हूं, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता है। आपको क्यूरियोसिटी लानी है, उसके बाद कनेक्टिविटी लानी है, उसके बाद जब आप कनेक्ट करेंगे चीजों को तब आपको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ये क्यूरियोसिटी तो बना लोगे, ये कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम देती है, थोड़ा धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात आती है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता हमारा। टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं। आप लोग स्कूल्स भी जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सी चीज जरूरी है ये आपको निर्धारित करनी है। इकोनॉमिक्स में आपने देखा रिसोर्सेज लिमिटेड है, और टाइम जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है, टाइम आपके पास, और वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आप कब कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, 5 आवर्स, आप इसको डिवाइड कीजिए, 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 20 और यहां पे 2 40, हाँ 5 घंटे आपने डिवाइड किए। ये आप रख लीजिए इंग्लिश प्लस एडिशनल सब्जेक्ट, इंग्लिश प्लस एडिशनल सब्जेक्ट, कि इंग्लिश पहले खत्म होगा। ऐसे नहीं है कि मैं आधे घंटे इंग्लिश पढ़ो ना, इंग्लिश पढ़ो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश खत्म, हाँ जी इंग्लिश खत्म हो गई है, अब मैं अपना एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक। लाइटली मत लेना उसको, मजाक में टाल देते हो। अब बचे आपके पास 4 सब्जेक्ट की बात हुई थी कि सर 4 सब्जेक्ट बचे, लेकिन आपने तो 3 स्लॉट बनाए हैं।
तो चारों को साथ लेके मत चलो। आप 1 घंटे 20 मिनट मैंने ये दिया है, आपने मान लीजिए इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी आपने इसमें पढ़ी हिस्ट्री, और इसमें आपने पढ़ी इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यही चलता रहेगा हमेशा। 6 चैप्टर्स हैं पॉलिटी के, 6 चैप्टर्स। अब देखो पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। आपने पढ़ना कैसे है, आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है। मान लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी पिक्चर बनी हुई है और ये टेक्स्ट यहां पर जो है लिखा हुआ है। कोई भी, या आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आपने सबसे पहले अपने पेन पेंसिल को लेकर के बैठना है और देखना है कि क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, और उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ना शुरू करना है ध्यान से। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही जो है नोवेल कितना, ध्यान से पढ़ना शुरू करना है और चीजों को समझने की कोशिश करना है। जहां भी स्कोप मिले, वहीं पर ही बॉक्स बना के क्वेश्चन मार्क लगा दो। जहां भी बॉक्स आप बना सके वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो, जहां भी लगा सको वहां क्वेश्चन मार्क। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसको तुरंत सर्च करो। मोबाइल फोन है, सर्च किया, क्या, क्यों भाई, क्या हुआ था ऐसा 1961 में, व्हाट हैपेंड इन क्यूबा इन 1961, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डाल दिया, स्क्रॉल किया, अच्छा ये चीज मिल गई। अब क्या किया, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर चीज मिली, आपने इसको नंबर डाल दिया, ठीक है, एक नंबर डाल दिया आपने इस बॉक्स के ऊपर। और आपने क्या किया, लास्ट में जो चैप्टर खत्म हुआ वहां पे एक पूरा पेपर आपने अटैच कर लिया, या मान लीजिए बुक के ऊपर के हिस्से में आपने यहाँ पे ना एक डाला स्टार पॉइंट की 1, यानी कि इस 1 में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे है, और आपने लिखा कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी बात थी वो आपने लिख दी, ठीक है। आपने पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अब आपने देखा तो आपने क्या किया, आपने पहले ही डिवाइड कर दिया था कि मेरे पास 1 घंटे 20 मिनट है, मैं 1 घंटे 20 मिनट में आज केवल इस टॉपिक तक, यानी कि मान लीजिए मैं 3 टॉपिक्स को पढ़ूंगा। आपने उन 3 टॉपिक्स को पढ़ा, अब आपने क्या किया, लास्ट में आपने बंद किया, आपने अपनी आंखों को एक बार बंद किया और आपने दिमाग में सोचा, पिक्चराइज किया कि क्या चीज थी। और अब पूरा जब रिवीजन सा हो गया एकदम से खुद को ही, या तो खुद को सुना देना एक बहुत अच्छा टेक्निक है, या तो खुद को सुना दो वो चीज, क्या ऐसे ऐसे पूरा एग्जाम्पल के ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे चीजें बदल गई, या किसी और को सुना दो। पापा को पकड़ लिया, बाबा आपको पता है वो कोल्ड वॉर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं, तो अब उनको बताने लग जाओ। या अपने दोस्तों को फोन कर लो, भैया तुमको पता है कंट्रोल ले लिया क्यूबा का, उसको भी नहीं पता, सबको बताओ। लेकिन अगर नहीं है कुछ भी, तो आपने क्या करना है, लास्ट में आपने अब एक पेपर लेना है, ठीक, उस पेपर के सेंटर में आपने लिखा कोल्ड वॉर, आपने ऊपर की तरफ लिखा कि कोल्ड वॉर क्या था, आपने साइड में लिखा कोल्ड वॉर क्यों था, क्यों में आपने रीजंस दिए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, और लिखो मत, लिखने मत लग जाना कि अब मान लीजिए ट्रस्ट नहीं था उनके बीच में ट्रस्ट नहीं था, और ट्रस्ट ना होने का रीजन था कि भाई क्यूबा ने जब यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये बात यूनाइटेड किंगडम को पता थी पर रशिया को नहीं पता थी। दूसरी बात कि जब रूस में 1917 में क्रांति हुई, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, तो अमेरिका ने फंड किया था, यूके ने फंड किया था कि ये दब जाए किसी तरह से। जब यूएसएसआर ने कहा था कि जर्मनी के खिलाफ एक और फ्रंट खोल दो क्योंकि जर्मनी हमें मार रहा है, तब ब्रिटेन ने कहा था कि ना, जर्मनी पे नहीं जाएंगे, हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को आजाद करवाएंगे। क्यों, कहीं बाद में यूएसएसआर उन पे कब्जा ना कर ले। तो ये रीजन थे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के। लेकिन आपने ये नहीं लिखना है, आपने सीधा लिखना है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, बस खत्म। इस म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट को पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, हाँ बम गिराए थे, बताया नहीं यूएसएसआर को, और तो और उनके घर के सामने वाली कंट्री को लूट लिए, अच्छा ठीक है, रीजंस लिखे। अब आपने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आपकी बुक के हिसाब से इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, आपकी बुक के हिसाब से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या था, आपने इस पे बना दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, क्यों था, वाई। बस आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना ही। नेम, अब नेम में आपने बना दिया कि व्हाट वाज नेम, नेम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और नेम कितना सक्सेसफुल हुआ या कितनी उसके सामने चैलेंजेस आए, आपने ये बना दिया। ठीक है जी। अब आपने साइड में लिखा कि रिजल्ट या एंड ऑफ द कोल्ड वॉर पे हमें क्या मिला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिले हमें, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस में डाला फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस। अब इंपॉर्टेंट ये पूरी बातें आ गई कोल्ड वॉर का 50, मैं कहूंगा 70%, 70% एक तरफ कवर्ड। दूसरी तरफ टर्न किया तो दूसरी तरफ क्या डालेंगे आप, नेम के बारे में कोई बात अब बची है, नेम इंडिया को कैसे फायदा दिया, अच्छा इंडिया एंड द नेम, और इंडियाज रोल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आप ये डालेंगे। इस तरह से पढ़ना है आप, पहले पढ़ा, बुक से पढ़ा, हाईलाइट किया, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाए जो चीज नहीं समझ में आई, और कोशिश करें कि लेक्चर देखें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं, तो लेक्चर देखें, उसके बाद अपनी बुक को पढ़ें, या एक बार बुक पढ़ लें पहले, फिर लेक्चर देखें और फिर बुक पढ़ें। जैसे ही आपने बुक को ऐसे पढ़ा, ये क्वेश्चन मार्क्स आपने लगाए, इन क्वेश्चन मार्क्स का सॉल्यूशन या तो लेक्चर में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल पाया, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे आप इसको सर्च कर ले यूट्यूब पे या उस पे जो है गूगल पे। उसके बाद आप इस तरह से एक A4 साइज शीट पे या किसी भी पेपर पे, मैं ब्लैंक पेपर यूज करता था, इस तरह से आप इसको बना दें। ठीक है। दूसरी बात, अब ये हो जाने के बाद आपका कितना, अगर मान लीजिए चैप्टर को आपने 3 दिन भी दिए, एक चैप्टर 3 दिन में गया, तो 18 दिन में पॉलिटिकल साइंस खत्म। हिस्ट्री के अंदर भी आपके पास इतने ही चैप्टर हैं, मान लीजिए 3 दिन यहां पे दिए, तो 18 से 20 दिन लगा लो, 20 दिन में खत्म, 25 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म, मैक्स 25 भी बहुत ज्यादा लिख दिया है, 20 ही चलेगा, 20 भी मुश्किल से जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा वो लास्ट सब्जेक्ट, उसको आप पढ़ सकते हैं, या एक बार जब आप इसका रिवीजन खत्म कर लें इंग्लिश और यहां पे, तो आप उसको यहां पे फोर्थ सब्जेक्ट को यहां पे रख लें, अगर इन दोनों में आप कंफर्टेबल हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि लक्ष्य प्रिपरेशन का अब एक इंस्टाग्राम जो है पेज बनाया गया है, वहां पे शॉर्ट्स में आपको चीजें मिल जाएंगी, उसको स्क्रॉल करें अगर आप फ्री हो जिस टाइम पे भी, क्या पता कौन सी एक बात आपके काम आ जाए। ये जरूरी है, आप ध्यान से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, सब कुछ हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी बात होती है, आप डायरेक्टली मुझसे शेयर करें, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।